जय हिंद। आज हम पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम तीर्थ तक बता दिए थे। अब उसके बाद आता है ग्रास नली। यदि आप इसके पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ग्रास नली यानी सबसे पहले हम बताए थे कि माउथ से शुरू होता है तो मुंह में आता है दांत, जीभ, ये सब हम बता दिए थे। अब उसके बाद आता है कि ग्रास नली। क्या आता है? ग्रास नली, जिसको बोलते हैं हम लोग ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम क्या होता है ये देखेंगे। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। नहीं, यह नली के समान होता है। यह किसके समान होता है? यह नली के समान होता है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है, यानी यह नली के समान होता है। यानी ईसोफेगस जो है, देखिए ग्रास नली और ग्रसनी में अंतर है। ग्रसनी होता है जिससे हम श्वास लेते हैं, और यह ग्रास नली है जो कि मुख गुहा से कहां जुड़ा रहता है? अमाशय तक। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए इसमें एक विशेष प्रकार की गति होती है। इसमें क्या होती है? एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसे पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो भोजन को माउथ से स्टोमक यानी पेट के अंदर भेजता है। अब देखिए, जो भी हम अगर मुंह में खाना खाए वो यदि डायरेक्ट चले जाएगा स्टोमक में, पूरा स्पीड में अगर जाएगा तो चोट भी लगेगा, दर्द भी हो सकता है। इसलिए वो सिकुड़ता है और कभी फैलता है। इस प्रकार का मूवमेंट होता है कि वो भोजन जो भी खाए वो धीरे धीरे स्टोमक में जाता है। इसी मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। आगे है अमाशय, यानी जब अमाशय में भोजन पहुंच गया स्टोमक में ग्रास नली के द्वारा तो यह थैलीनुमा आकृति की होती है। यह अमाशय कैसा होता है? थैलीनुमा आकृति की होती है, जो भोजन को संग्रहित यानी ये स्टोर करता है। भोजन को क्या करता है? स्टोर करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यानी ये भोजन को स्टोर भी करता है, उसके साथ साथ वो डाइजेस्ट भी करने का काम करता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। यानी स्टोमक में भोजन कितना घंटा रहता है? 4 घंटे तक। देखिए अमाशय का 3 भाग होता है। पहला भाग को बोलते हैं कार्डियप, दूसरे भाग को बोलते हैं फंडिक और तीसरे भाग को पाइलोरिक। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं कार्डियप, ये जो आपका दिख रहा है ये कार्डियप हो गया, ये हो गया आपका फंडिक और तीसरा हो गया आपका पाइलोरिक, ये वाला नीचे वाला। यानी फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं कार्डियप, ये जो है, और फिर होता है ये बीच वाला पार्ट को बोलते हैं फंडिक, और फिर बोलते हैं लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक। वही यहां लिखा हुआ है कि अमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियप, फंडिक तथा पाइलोरिक। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए कार्डियप का क्या होता है? यानी कार्डियप से HCl निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है। यानी यह भोजन को कैसा बना देता है? अम्लीय। और एंजाइम की क्रिया शक्ति बढ़ जाता है। यानी देखिए जब भी हम जितना हम लोग भोजन ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा उसका सिक्रेशन होता है HCl का। कहां से? कार्डियप से। यानी कार्डियप का होता है स्टोमक में, फर्स्ट वाला जो होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो कि किससे जुड़ा रहता है? वो ग्रास नली से। तो ग्रास नली से जैसे भोजन आएगा सबसे पहले कार्डियप में आएगा। तो कार्डियप क्या करेगा? कार्डियप क्या करेगा कि HCl का उससे निर्माण होता है। क्या निकलता है उससे? HCl, जो कि टाइलिन सबसे पहले क्या हुआ, जो भी बैक्टीरिया था, कीटाणु था, वो उसी में लार्व द्वारा मार दिया जाता था। अब वहां से जो शक्तिशाली बैक्टीरिया बच जाता है वो यहाँ HCl के प्रभाव से मर जाएगा, नहीं वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यह भोजन को अम्लीय बना देगा, और जितना भोजन अम्लीय बनेगा तो क्या करेगा? और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है। अब देखिए फंडिक, फंडिक जो होता है वो बीच का भाग होता है। फंडिक किसका भाग होता है? बीच का भाग होता है, जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है। कांटेनुमा रचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी। ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि रूजी जो होता है वो कहां पे होता है? तो वो स्टोमक में बीच वाला जो हिस्सा है फंडिक, उसी में कांटेनुमा रचना पाई जाती है, उसी को कहा जाता है रूजी। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। देखिए जैसे कि भोजन आया, सबसे पहले आया ग्रास नली से होते हुए स्टोमक में, स्टोमक से जैसे स्टोमक में पहला वाला पार्ट में आया, उसके बाद जैसे ये इसमें फंडिक में आएगा तो वहां पे फंडिक से डायरेक्ट उसमें रुकेगा। फंडिक में क्या करता है? रोक के रखता है। कौन? रूजी। वही यहां लिखा हुआ है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है। अब देखिए पाइलोरिक, पाइलोरिक जो है सबसे लास्ट हिस्सा है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? रेनिन तथा पेप्सिन नाम का एंजाइम। अब देखिए आगे, रेनिन का काम क्या है? रेनिन दूध को दही में बदल देता है। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। यह दूध में
उपस्थित केसिन प्रोटीन, यानी दूध में क्या पाया जाता है, केसिन प्रोटीन को किसमें बदल देता है, कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। यानी दूध से दही में कौन बदलता है, रेनिन। इसलिए आप देखे होंगे कभी कभी बूढ़ा आदमी को कहा जाता है कि दूध ना खा करके दही वो खाए, ताकि उसमें एंजाइम का वो अच्छा से वर्क नहीं होता है, सिक्रेशन नहीं हो पाता है, ताकि वो दही जल्दी पचेगा, दही क्या होगा, जल्द पच जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, देखते हैं पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। अमाशय के बाद भोजन कहां जाएगा, छोटी आंत में जाता है। भोजन अब काइम का रूप ले चुका होता है। जब देखिए, जब भोजन रहता है कहां, अमाशय में, जब भोजन अमाशय में रहता है तो अमाशय में रहता है तो वो बोलस का रूप होता है। क्या होता है, बोलस। और जब भोजन अब चले जाता है छोटी आंत में तो वो काइम का रूप ले लेता है। अभी हम जैसे यहाँ पे भी हम बताए थे, यहाँ पे HCl का निर्माण होता है। देखिए HCl का जैसे निर्माण होता है कहां पे, अमाशय में, तो HCl मिल जाता है भोजन में। जब हम लोग कभी कभी होता है कि वोमिटिंग कर देते हैं, तो वोमिटिंग में क्या होता है, पूरा दूसरे तरह का लगने लगता है। वो क्या होता है ना, हम लोग खाते हैं अच्छा चीज, लेकिन अगर वो पूरे, क्योंकि वो HCl निकल गया, अम्लीय, वो बहुत ज्यादा अम्लीय, बहुत शक्तिशाली अम्लीय होता है, जिसका पीएच वैल्यू 1 होता है। HCl का, HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है, HCl का होता है 1 पीएच वैल्यू। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखेंगे छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। यानी छोटी आंत के 3 भाग होती है, जो कि पहला है पक्वाशय, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। अब देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। पहला है पक्वाशय जिसको बोलते हैं ड्यूडिनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम, ILEUM। अब देखिए सबके, अब देखिए लीवर क्या है, लीवर। लीवर का क्या है, लीवर जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी ये सबसे, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 kg होती है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनः निर्माण स्वयं कर लेती है। यानी यकृत में पित्त यानी बाइल का निर्माण होता है, समझे। यानी ये अपना क्षतिग्रस्त यकृत को अगर हम काट भी देना, वो बहुत तीव्र गति से वो अपने आप पुनः निर्माण हो जाएगा। हम बताएंगे, जब हम सेल्स में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे ऐसा क्यों होता है। अब देखिए पित्ताशय, पित्ताशय आता है। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है। देखिए पित्ताशय में कुछ नहीं बनता है, यकृत में जो भी पित्त बना, बाइल जूस, वो आकर इस पित्ताशय में जमा रहेगा। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है, वही लिखा हुआ है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो वह ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक है। देखिए पित्त जो है, बाइल जो है, जो बोले यकृत में उसका सिक्रेशन होता है, वो एंजाइम नहीं है, फिर भी वो पाचन में क्या होता है, डाइजेशन में वो हेल्प करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्त क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त क्या होता है, वो क्षारीय होता है। यानी पित्त का पीएच मान 7.8 से 8.5 तक होता है, इसी के बीच में होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक वो क्षारीय होता है। यह पित्त भोजन काइम में उपस्थित, यानी जो कि पित्त में होगा वो काइम में उपस्थित वसा यानी फैट को तोड़ देता है, जिस क्रिया को पाइसीकरण इम्यूसिफिकेशन कहते हैं। अभी हम जैसे बोले कि अगर अमाशय में भोजन रहेगा उसको बोलते हैं बोलस। नहीं, अगर हम बोले अभी वोमिटिंग करता है कोई, HCl सहित निकलता है, कहीं वहां से जाके HCl मिल जाता है तो दूसरे तरह लगने लगता है क्या हो गया, पूरा दिमाग सब सुन्न होने लगता है, तो उसमें हो जाता है। तो वही अभी बताए कि पित्त में जो भी आया उसके बाद छोटी आंत में जो भोजन आता है वो हो जाता है, काइम का रूप ले लेता है। अब देखिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए यही आपका रहा लीवर, ये जो है, और इसके नीचे यहां पे जो देखते हैं यही आपका पित्ताशय, गेल ब्लैडर। ये रहा गेल ब्लैडर, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पेनक्रियाज है, यहाँ पे इस साइड में ये रहा आपका स्टोमक, फिर उसके बाद ये सब ऐसे रहा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे की ओर देखते हैं पक्वाशय, यानी जो भी हम बताए थे पक्वाशय, यानी यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। यानी अभी बताया कि छोटी आंत का 3 भाग होता है। पक्वाशय पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में आता है। ग्रहणी मतलब होता है पक्वाशय, जहां उसमें पित्त मिलती है। यानी जैसे अमाशय से भोजन आया छोटी आंत में, तो छोटी आंत का पहला वाला हिस्सा है क्या, पक्वाशय, तो वहां पे आएगा। वहां पे क्या होगा, जो भी लीवर से आया हुआ पित्त जो सिक्रेशन होता है, वो पित्त उसमें क्या होता है, मिल जाती है, और वह क्षारीय बन जाता है। तब वह भोजन कैसा बन जाता है, क्षारीय। देखिए ऊपर में था तो वो क्या था, अम्लीय था। तो पक्वाशय में यानी ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। यानी छोटी आंत का पहला हिस्सा जो है पक्वाशय, उसमें किसी भी प्रकार का हार्मोन नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या किया जाता है,
दो प्रकार का हार्मोन पाया जाता है, पहला है कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा है सिकेटिन। अब देखिए आगे, कोलेसिस्टोकाइनिन करे यह पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। अब देखिए सिकेटिन, यह अग्नाशय रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, यानी अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। अब देखिए रिमार्क में लिखा हुआ है, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रेस्ट कहते हैं क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक भी बताएंगे अभी हम। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, यह प्रोटीन को यानी प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। दूसरा है एमाइलेज, यह स्टार्च यानी चोकर सब जो मंड सब होता है उस सबको शर्करा में तोड़ देता है। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है लाइपेज। तीसरा प्रकार का एंजाइम क्या है, लाइपेज। यह पित्त द्वारा पाइसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल यानी फैट्रिक एसिड में बदल देता है। अब ट्रिक देखिए बताए थे अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है। LAT याद रखिएगा, लात LAT यानी L से होता है लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। अब आगे पढ़ेंगे, देखिए जेजुनम, अभी जो हम बताए थे वहां पे आपको छोटी आंत का जो हिस्सा बताए थे 3 हिस्सा, अब दूसरा हिस्सा इसमें देखिए जेजुनम। जेजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती है, जेजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती है और ग्रहणी मतलब वही पक्वाशय, और उसके बाद भोजन जेजुनम में जाता है, यानी पक्वाशय के बाद कहां चलाता है भोजन, जेजुनम में, और जेजुनम के बाद इलियम में जाता है। ठीक है, इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, बताया छोटी आंत का 3 भाग होता है। तो यहां से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहां से कई प्रकार के आंत रस निकलता है, इन सभी आंत रस को सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। अब देखिए छोटी आंत में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं। छोटी आंत में इरेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इरेप्सिन, यानी 5 एंजाइम। यह प्रोटीन को पचाता है। इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है और यह प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन पूर्ण। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन जो कि भोजन से आता है वो अमाशय में जाके पेप्टोन बन जाता है और वो पक्वाशय में जाके पेप्टाइड बन जाता है और वो जाके इलियम में जाके क्या होता है, अमीनो एसिड बन जाता है। अब आगे देखते हैं, लाइपेज क्या है, दूसरा एंजाइम लाइपेज, यानी यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। लाइपेज वसा ग्लिसरॉल वसीय अम्ल में बदल देता है, यानी क्या करता है, ये वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। कौन, लाइपेज। अब देखिए माल्टेज, माल्टेज का क्या है, यह माल्टोज को पचाता है, बचाता नहीं, पचाता, यानी पचाता हो जाएगा, पचाता है। अब देखिए सुक्रेज, क्या चीज है यहाँ, सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है, यह सुक्रोज यानी चीनी को पचाता है। और 5वां है लैक्टेज, यानी यह लैक्टोज को पचाता है। ठीक है, अब आगे बताएंगे, आगे क्या नोट देख लिखे हुए हैं, क्या है, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में, हम क्या बताए, छोटी आंत का 3 भाग होता है। कितना भाग होता है, 3 पार्ट। कौन कौन, पहला पक्वाशय, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। वही है, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में अंगुली जैसी रचना पाई जाती है, जैसे जिसे क्या कहा जाता है, भिल्ली या भिलाई कहा जाता है। देखिए विलाई अब शोषण यानी चूषण करने का कार्य करता है, यानी कोई भी चीज का वो एब्जॉर्प्शन करता है, जो भी हम खाए उसका जो भी होगा लिक्विड जो भी होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। करे भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है। क्या होता है, पतला कर देता है एंजाइम को, जिससे पाचन नहीं हो पाता। इसलिए कहा जाता है कि भोजन के जस्ट बाद, थोड़ा देर बाद और थोड़ा देर पहले तक पानी नहीं पीना चाहिए। अब आगे देखिए, भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त अमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण हमें नींद आने लगती है। यानी जब भी हम भोजन करते हैं कुछ समय बाद यदि हम बैठते हैं या लेटते हैं तो पूरा नींद आने लगती है। क्यों, क्योंकि उस समय जो है हमारा अधिकांश रक्त जो है वो हमारा स्टमक के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में ब्लड का कमी हो जाती है, जिस कारण नींद आने लगता है। अब देखिए छोटी आंत इलियम से भोजन निकलता है तो वह किसका रूप ले लेता है, काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। अभी हम बताए भोजन जब स्टमक में रहेगा तो बोलस, और उसके बाद काइम हो जाता है
किसमें? छोटी आंत में। उसके बाद जब उससे निकलता है तो काइल का रूप ले लेता है छोटी आंत से बाद। अब देखिए छोटी आंत से भोजन कहां आ जाएगा? बड़ी आंत में। अब पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है छोटी आंत में। अब उसके बाद देखिए बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत में ही डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो गया भोजन का। इसमें केवल जल का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। अब देखिए सीकम, कोलोन और रेक्टम या मलाशय इसी का भाग है। किसका? बड़ी आंत का। आगे देखते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट में दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स, यह ध्यान रखिएगा, अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। यह सेल्यूलोज को पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। रिमार्क, यानी वैसे अंग अवशेषी अंग कहते हैं, यानी वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता है। जैसे अपेंडिक्स, उसका कोई काम नहीं है। थर्ड मोलर, प्री मोलर, ये सब चीज जो है बताए हैं। अब आगे देखते हैं। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को पूरा काट दिया जाता है। यानी जब कभी अगर भोजन अपेंडिक्स में फंस जाएगा, अपेंडिक्स में, तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को काट के हटा दिया जाता है। अपेंडिक्स में कैसे फंसता है? जैसे हम लोग लेमन टी पीते हैं, लेमन का जो सीड्स हुआ, बीज हुआ, वो क्या होता है? चले जाता है पेट में, वो डायरेक्ट चले जाता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे स्टोमक होते हुए जाएगा, उसके बाद वो यदि डायरेक्ट चले गया, वो उस किसी तरह अगर नहीं वो इसमें आया तो वो किस में जाएगा? बिग इंटेस्टाइन में। और बिग इंटेस्टाइन में जाके वो फंस जाता है। किसी प्रकार अगर वो फंस गया तो वहां जाके वो थोड़ा देर में वो क्या होगा? फूलने लगेगा, यानी थोड़ा वो स्वेलिंग होने लगेगा। जब वो फंस जाएगा तो वो स्वेलिंग होने लगेगा, तो उसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, यानी दर्द होने लगेगा। अब आगे की ओर देखते हैं। सीरम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है, यानी किसका? ये बड़ी आंत का पार्ट है, हिस्सा है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है, जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय यानी रेक्टम में होता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ, यानी जिसमें रेक्टम में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब देख लीजिए पिक्चर। देखिए ये क्या है? ये पूरा जो है ये क्या है? बिग इंटेस्टाइन है, यानी बड़ी आंत। अब देखिए, अब ये जो है असेंडिंग कोलोन, क्योंकि ये यहां से बढ़ते क्रम में जा रहा है, और ये ट्रांसवर्स कोलोन कहलाता है। और ये डिसेंडिंग घटते हैं, और ये मुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। और यहां पे है अपेंडिक्स, आप देख रहे हैं, और ये है रेक्टम। अब आगे की ओर देखते हैं। देखिए कि पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में होती है। हम जो ऊपर से बताए कि पाचन का संपूर्ण क्रिया कितने अवस्था में होती है? 5 अवस्था में होती है। कौन कौन? अब नीचे देखेंगे। सबसे पहले देखिए अंतग्रहण, जिसको बोलते हैं इंजेक्शन। भोजन को निगलने की क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतग्रहण यानी इंजेक्शन। अब उसके बाद है पाचन यानी डाइजेशन। जब भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। उसके बाद है अवशोषण। उसके बाद क्या है? एब्जॉर्प्शन। पचे भोजन पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उसे अवशोषण कहते हैं। चौथा है स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। और लास्ट स्टेप है मल परित्याग यानी डिफिकेशन। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को गुदा के द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को ही मल परित्याग कहलाता है। अब देखिए पाचन का क्रिया 5 हो गया। सबसे पहले क्या हो गया? इंजेक्शन। जो भी हम खाएंगे सबसे पहले खाएंगे, निगल लेंगे। उसके बाद उसका क्या होगा? उसके बाद उसका डाइजेशन होगा यानी पचेगा। उसके बाद क्या होगा? जो भी पचा हुआ भोजन है जाएगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद क्या होता है? हमें क्या मिलती है? अवशोषण हो जाता है जब वो बिग इंटेस्टाइन में जो भी अवशोषण हो गया या स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अवशोषण होता है। अवशोषण होकर क्या होगा? हमको ऊर्जा मिलता है, उसी को बोलते हैं स्वांगीकरण। ऊर्जा जब मिल जाए उसके बाद क्या होगा? जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।